इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस विशेष अंक में हम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी उपयोगी जानकारियां, विशेषज्ञों के अनुभव और मनोरंजन का सुंदर संगम लेकर उपस्थित हुए हैं। मैं हूं आपका अपना रेडियो मित्र मनीष गडकरी और मैं हेमा विश्वकर्मा। आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से स्नेह भरी राम राम। किसान भाई, पिछले कुछ दिनों से हमारे किसान भाई अच्छी बारिश का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश जरूर हुई, लेकिन छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय और आसपास के कई क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा नहीं होने से किसान चिंतित थे। खेत तैयार थे, बीज तैयार थे, बस इंतज़ार था तो केवल अच्छी बारिश का। किसान भाइयों, ऐसे में 5 जुलाई से हुई झमाझम बारिश किसानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं रही। बारिश के बाद खेतों में रौनक लौट आई है और किसानों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। अब जिन किसानों की बुआई बाकी थी, उन्होंने भी खेत की ओर रुख करना शुरू कर दिया। हाँ भैया, और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की ज़्यादातर जो जनसंख्या है खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। बिल्कुल। और खेती आज भी मानसून पर निर्भर करती है। समय पर अच्छी बारिश के होने से फसल का विकास बेहतर होता है, उत्पादन अच्छा होता है और किसानों की आमदनी बढ़ने की संभावनाएं भी मजबूत होती हैं। यही वजह है कि किसान मानसून को अपनी उम्मीदों का मौसम मानते हैं। बिल्कुल। और किसान भाइयों, इस समय एक बात का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है कि बुआई में जल्दबाजी ना करें। हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला प्रमाणित बीज ही खरीदें और अधिकृत विक्रेता से ही बीज लें। किसान भाइयों, बीज खरीदते समय उसका बिल लेना भी न भूलें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो। बिल्कुल भैया। और किसान भाइयों, बुआई से पहले बीज उपचार अवश्य करें। कई किसान इस छोटी सी प्रक्रिया को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि बीज उपचार शुरुआती अवस्था में फसल को कई रोगों और कीटों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही कतार से कतार और पौधे से पौधे की उचित दूरी का भी ध्यान रखें। खेती में ऐसी छोटी छोटी सावधानियां ही अच्छी पैदावार की मजबूत नींव बनाती हैं। श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज की किसानवाणी में हम आपको प्रधानमंत्री किसान उत्पादक संगठन यानी FPO योजना के बारे में जानकारी देंगे। जानेंगे कि किसान इस योजना से जुड़कर किस प्रकार सामूहिक रूप से खेती को अधिक लाभकारी बना सकते हैं और सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद होगी हमारी आज की महत्वपूर्ण चर्चा, जिसमें आज हम करेंगे मक्का की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट और रोगों के प्रबंधन के बारे में। और होगा आज का मेहमान क्रम, जिसमें आज हमारे मेहमान क्रम में हमारे साथ होंगे श्यामल राव जी, जिनसे सर्पदंश पर जो है बातचीत करेंगे मनीष गडकरी। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसानवाड़ी की ये पहचान रही है, जानकारी के साथ साथ मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया है। आपके लिए इसमें होंगे मधुर लोकगीत, लोक संगीत, खेती किसानी से जुड़े महत्वपूर्ण और जनहित में जारी संदेश। तो आइए ज्ञान, अनुभव और मनोरंजन से भरपूर आज के किसानवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं ये मधुर दादरा गीत। जा बिन्ना कौन गाँव की रे, जबलपुर में घूमे अकेली। जा बिन्ना कौन गाँव की रे, जबलपुर में घूमे अकेली। जा बिन्ना को की रे, जबलपुर में घूमे अकेली। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को।
ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। किसान भाइयों, अभी आपने सुना था संदेशों से पूर्व राम किशोर सूर्यवंशी की आवाज़ में लोकगीत। और श्रोताओं, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारी आज की बात से। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ऐसी योजना की जो किसानों को अकेले नहीं बल्कि संगठित होकर आगे बढ़ने की नई राह दिखा रही है। जी हाँ, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान उत्पादक संगठन यानी FPO योजना। यही है हमारी आज की बात का विषय, प्रधानमंत्री किसान उत्पादक संगठन FPO योजना के फ़ायदे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर यह FPO योजना क्या है। नाम तो अक्सर सुनाई देता है, लेकिन बहुत से किसान भाई बहन अभी भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। किसान भाइयों, FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, आसान भाषा में कहें तो यह किसानों का अपना संगठन होता है। जब किसी क्षेत्र के किसान एक साथ मिलकर खरीद, बिक्री और विपणन का काम करते हैं तो उसे किसान उत्पादक संगठन कहा जाता है। यह संगठन किसानों को अकेले नहीं बल्कि समूह की ताकत के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है।
बिल्कुल मनीष भैया, और यह योजना किसानों को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। भैया देखिए, आज के समय में अकेले खेती करना पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। बीज, खाद, दवाइयाँ, कृषि यंत्र महंगे हो रहे हैं। दूसरी ओर फसल बेचते समय उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। ऐसे में जब किसान समूह बनाकर काम करते हैं तो उनकी लागत भी कम होती है और आय बढ़ाने के नए अवसर भी मिलते हैं। किसान भाइयों, सरकार इस योजना को इतना महत्व क्यों दे रही है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किसानों को उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार चाहती है कि किसान केवल खेती तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी उपज का बेहतर प्रबंधन करें, प्रसंस्करण करें और अच्छी पैकेजिंग करें और सीधे बड़े बाज़ारों तक पहुंच बनाएं। यही वजह है कि देश भर में हजारों किसान उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल भैया, और देखिए कहा जाता है कि संगठन में ही शक्ति होती है। हाँ। और एफपीओ इस कहावत को सच साबित करके दिखाई देता है। जब एक किसान बाजार जाता है तो उसकी उपज सीमित होती है, इसलिए उसकी सौदेबाजी की ताकत भी कम होती है। लेकिन जब सैकड़ों किसान मिलकर अपनी उपज बेचते हैं तो खरीदार भी बेहतर दाम देने के लिए तैयार होते हैं। इससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हेमा बहन, इस योजना का लाभ किन किसानों को मिल सकता है? तो भैया, इस योजना का लाभ, सबसे बड़ा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है। महिला किसान, युवा किसान और आदिवासी क्षेत्रों के किसान भी इससे जुड़ सकते हैं। सरकार का उद्देश्य यही है कि जिन किसानों के पास कम जमीन है वे भी समूह की ताकत से आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। बिल्कुल भैया, और अब बात आती है कि यदि कोई किसान उत्पादन संगठन बनाना चाहे तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? बिल्कुल। तो किसान भाइयों, मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 300 किसानों का समूह होना चाहिए। जबकि पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में कम से कम 100 किसान मिलकर एफपीओ का गठन कर सकते हैं। इसके बाद संगठन का पंजीयन कराया जाता है और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने पर सरकार की विभिन्न योजनाओं का उन्हें लाभ मिलने लगता है। अब बात उठती है कि किसान भाइयों, आवेदन के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? तो भैया, आमतौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर, भूमि से संबंधित दस्तावेज तथा अन्य आवश्यक पहचान पत्रों की ज़रूरत होती है। आवेदन करते समय सही जानकारी देना बेहद ज़रूरी होता है ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी किसान भाइयों को ना हो। बिल्कुल भैया, और देखिए एफपीओ से जुड़ने के बाद किसानों को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलेगा? अब ये प्रश्न उठता है। बिल्कुल। तो भैया, सबसे बड़ा लाभ ये है बेहतर बाजार और बेहतर दाम है। इसके अलावा किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कृषि यंत्र उचित कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं। भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और परिवहन जैसी सुविधाएं भी आसानी से मिलती हैं। इससे खेती का खर्चा कम होता है और लाभ बढ़ता है। बिल्कुल, इसका मतलब यह हुआ कि एफपीओ केवल खेती तक सीमित योजना नहीं है, बल्कि किसानों की पूरी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का माध्यम है। हाँ भैया, और यही कारण है कि आज पूरे देश में किसान उत्पादक संगठनों को कृषि क्षेत्र में बदलाव का मजबूत माध्यम माना जा रहा है। ये किसानों को आत्मविश्वास देता है, नई तकनीकों से जोड़ता है और उन्हें बड़े बाजारों तक पहुंचाने का रास्ता भी तैयार करता है। तो किसान भाइयों, आज की बात से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ योजना किसानों को संगठित कर उसकी आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और बाजार में बेहतर पहचान दिलाने का एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने निकटतम कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या संबंधित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की बात, प्रधानमंत्री किसान उत्पादक संगठन एफपीओ योजना के फायदे। और श्रोताओं, आइए एक बार फिर से जुड़ते हैं मनोरंजन के क्रम से और सुनते हैं सुधा मिश्रा की आवाज़ में ये दादरा गीत। कहाँ गिर गई बई बदनामी। श्रोताओं, अभी आपने सुना ये दादरा गीत और अब समय है हमारे आज के मेहमान क्रम का। आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ हैं श्यामल राव जी, जिनसे सर्पदंश पर बातचीत करेंगे मनीष गडकरी।
किसान भाइयों, आज के मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं श्यामल राव जी, जिनसे आज हम बात करेंगे सर्पदंश से बचाव व सावधानियां विषय पर। श्यामल राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस किसानवाणी की चौपाल में। हमारे सभी कृषक भाइयों की ओर से आपको हमारी राम राम। राम राम मनीष जी, और किसान भाइयों आपको भी राम राम। श्यामल राव जी, हमारे देश में हमने देखा है कि सर्पदंश की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और हमारे छिंदवाड़ा भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। हमारे किसान भाई जब खेतों पे काम करते हैं तो इस तरह की घटनाओं का उनको सामना करना ही पड़ता है। तो हमारे सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि हमारे देश में कितने प्रकार के सांप या हमारे छिंदवाड़ा जिले में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? पहले तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सर्पदंश की जो घटना है, और छिंदवाड़ा एक ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है, और किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि जो सांप दंशों की संख्या जो है, दुर्घटना के जो केसेस होते हैं उससे भी उसके बाद का जो नंबर लगता है वो सांपों का काटना। और खास तौर से किसान भाइयों के ग्रामीण क्षेत्र में जो निदाई के रूप में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, मेलों में जैसे कोई भी काम करते हैं, मजदूरी, तो वो ये घटनाएं आए दिन होती रहती है। तो इसमें ये बताना चाहता हूँ कि खास तौर से जो हमारे जो प्रदेश की स्थिति और जिले की स्थिति बात करते हैं तो 250 से 300 जो ऐसे सांप जो रहते हैं वो कम से कम पाए जाते हैं। और खास तौर से जो इसमें पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दो प्रकार के विषैले और नॉन विषैले सांप की संख्या साथ पाई जाती है। और खास तौर से जो हमारे चार या 5 सांप जो रहते हैं, खास तौर से ये बरसात के समय में जब जो सांप के जो रहवास है उनका में पानी भर जाता है तो निश्चित रूप से वो खेतों में, खलिहानों में, घरों में चले जाते हैं और किसी न किसी व्यक्ति को हमारे नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें सबसे पहले कि मतलब कि कोबरा नाग होता है, करेत होता है, रसेल वाइपर है और साई स्केल वाइपर। साई स्केल वाइपर तो हमारे क्षेत्र में नहीं है, पर बरसात के समय में खास तौर से एक नया सांपों को देखा गया है जिसमें एक पिट वाइपर करके है जो खास तौर से हरे झाड़ों में रहते हैं। और किसान भाई जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में यदि किसी हरे झाड़ों में वृक्ष काटने जाते हैं, डगालियाँ काटने जाते हैं, कहीं निदाई करने जाते हैं तो खास तौर से ये इनके रंग भी जो रहता है वो पिट वाइपर का जो हरा रंग का होता है और जो दिखता ही नहीं है, पता भी नहीं चलता है, यहाँ कंफ्यूज करता है। और वही मतलब इस धाक में बैठा रहता है वो पिट वाइपर कि लोगों को मेरे को कोई देख नहीं रहा है और मैं उनको किसी भी तरह से लपक के उसको नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे किसान भाइयों से भी हम आग्रह करेंगे कि खास तौर से बरसात के समय में ऐसे हरे पेड़ों को जो घने रहते हैं वहाँ पे किसी डालियों को ना काटे, सतर्कता बरते, ऐसा हम लोग मानते हैं। श्यामल राव जी, चलिए ये तो आपने सांपों के प्रकार के बारे में हमको बता दिया, और अब ऐसी कौन से मतलब यदि सांप काट लेते हैं तो इसके क्या संकेत है और क्या लक्षण है, इसके बारे में बताइए। इसमें तो ये समझना चाहिए किसान भाइयों को कि खास तौर से ये जो सर्प होते हैं ये विष का प्रभाव शरीर में छोड़ देते हैं जब काटता है। तो ये हमको समझना चाहिए कि हमारे शरीर की मांसपेशियां का टूटना, गुर्दे का विफलता होना, पक्षघात होना, आंतरिक रक्तस्राव, ऐसे जो हमारे का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें खास तौर से जब इस प्रकार की यदि किसी सर्पदंश की यदि घटना घटती है तो उनके लक्षणों को देखना पड़ता है। तो सबसे पहले कि यदि किसी ने अगर सांप जो होता है कि जहरीले और नॉन पॉइजनस जो रहते हैं वो उस सांपों की पहचान को करना बहुत जरूरी, क्योंकि सर्प दस देता है लेकिन हमको पता नहीं चलता कि वो विषैले सांप ने किया है कि जहरीला है या बिना जहरीले का सांप है, वो हमें पता नहीं चलता। क्योंकि उसमें जब यदि किसी प्रकार का हमारे किसान भाइयों को यदि किसी व्यक्ति को यदि सांप काटता है तो हमें इस बात का सबसे पहले लक्षणों का पता लगाना चाहिए कि वो उसका आकार क्या था। यदि वो यू शेप का है इसका मतलब कि वो जहरीला नहीं है। यदि अगर गहरे 2 दांत के यदि घाव यदि दिखते हैं तो इसका मतलब है कि वो जहरीला है। इतनी समझ हो जाने से आदमी जो है कि हमें उपचार कराने में बहुत आसानी हो जाती है। और क्योंकि जब ये काटते हैं तो जो हमारे जहरीले सांप होता है तो समझ में आ जाता है कि सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, पसीना आ जाता है और रक्तस्राव हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर होना चालू हो जाती है और वहाँ पे सूजन दिखने लगता है। तो ये लक्षण बहुत जरूरी हो जाता है और यदि हमको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो तुरंत अपने को अस्पताल की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए और इन चीज़ों में
खास तौर से झाड़ फूक ना करें, ऐसा हम किसान भाइयों को आग्रह करते हैं। श्यामल राव जी, ये सबसे पहले तो अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी किसान भाई को सांप काटता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यह है कि पहले रोगी को आश्वस्त करें, है ना, क्योंकि खास तौर से जब देखते हैं कि यदि कोई घटना घटती है, सर दस हो जाता है, तो वहाँ पे देखने वालों की संख्या ज्यादा, मरीज घबरा जाता है और मरीज घबरा जाता है। इस स्थिति में वहाँ पे ऐसा साथी होना चाहिए, उसको आश्वस्त करे कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। यदि उसको मोरल सपोर्ट करता है, कुछ नहीं होगा, ये होगा, हम अस्पताल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ये आश्वस्त करने वाला सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सा यही कहलाती है सबसे पहले, है ना। और सबसे ये है कि यदि किसी को सर्प काटता है तो ये हमारा आश्वस्त करने वाला हमारा साथी है, तो ये बताना चाहिए कि वो शरीर को हिलाए ना, क्योंकि जितना शरीर यदि मूवमेंट करता है तो हमारा जो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हमारे को नुकसान, शरीर में नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस समय यदि कपड़े टाइट होंगे तो उसको भी अपने को ढीले करने की आवश्यकता पड़ती है ना। यदि वो घाव यदि दिखता है तो हमको, आप देखते हैं कि लोग काट देते हैं या किसी प्रकार का और अंत उपचार करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। सावधानी अपने को रखना है और तुरंत अस्पताल ले जाए, क्योंकि हाँ खास तौर से, है ना। और ये सब रोगी का उपचार करने के, ये प्राथमिक चिकित्सा करने के पहले हमें 108 सेवा का पूरा लाभ लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम घर में, जब तक 108 सेवा आती है, वाहन की उपलब्धता नहीं रहती है, तो कम से कम प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ हमको 108 सेवा देंगे तो निश्चित रूप से वो अस्पताल ले जाने में उसकी जान बचा सकती है। और सबसे पहले ये भी ध्यान देना चाहिए कि सांप काटता है तो वो समय नोट करें। जो व्यक्ति घर में रहता है, किसान के खेत में रह रहा है, अपने देखा है, तो उसको हमें खास तौर से समय का ध्यान रखना चाहिए कि कितने बजे काटा है, क्योंकि वो 1 घंटे का ही बहुत जो महत्वपूर्ण जो चीज होती है जिसमें जान को जोखिम से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि किसी प्रकार का ये सब दस्ता है तो क्या करें और क्या ना करें, ये 2 चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। और हम ग्रामीण अंचल में रहने वाले किसान भाई खास तौर से झाड़ फूक पे विश्वास करते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। और समय यदि उस समय उसको, मरीज को कभी पानी ना पिलाएं, ये भी हमने को ध्यान रखना चाहिए। और खास तौर से जितना शीघ्र हो सके उसको प्राथमिक उपचार के लिए उसको अस्पताल ले जाना बेहतर हो जाता है। और क्योंकि वहाँ पे यदि अस्पताल ले जा जाते हैं तो वहाँ पे एंटीवेनम लगाया जा सकता है, और एंटीवेनम में यदि किसी व्यक्ति को लग जाता है तो उसकी जान बच सकती है। ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और किसान भाइयों को ये भी बता देते हैं कि यदि किसी प्रकार की भी सर्प दस्त होती है और आप लोग लेट करते हैं तो उसमें जटिलताएं भी रहती है, और हमारे यदि जटिलताएं रहती है तो हमारा हाथ का कोई भी अंग और पैर खत्म हो सकता है, तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। श्यामल राव जी, हमारे किसान भाइयों की तरफ से मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे किसान भाइयों को हमने बताया कि वहाँ पे अस्पताल ले जाना चाहिए और वहाँ पे एंटीवेनम वहाँ पे लगाना बहुत जरूरी होती है। और ये हमारे जिले के हर अस्पतालों में पीएचसी और सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे जिला चिकित्सालय रहते हैं वहाँ पे एंटीवेनम 24 घंटे में उपलब्ध रहता है, और इससे मतलब एंटीवेनम ही उनकी अपनी जान को जोखिम से बचाया जा सकता है। अच्छा, इसके रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? बस इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों खास तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आते हैं तो रात में कहीं इधर उधर जाते हैं और अंधेरा रहता है तो कम से कम अपने जूते पहन के जाए, और वहाँ पे रात में चलते समय टार्च का उपयोग करें, और जमीन में ना सोए। खास तौर से जमीन में सोना मतलब कि क्योंकि सांप नीचे रहता है तो चलता है तो किसी को डिस्टर्ब होता है तो सांप काटने की संभावना बढ़ जाती है। और अपने घर के आसपास की साफ सफाई पे भी ध्यान दें, और हमारे जो समुदाय रहते हैं, ग्रामीण और किसान भाइयों रहते हैं, उनको भी शिक्षित करना जरूरी है। यदि हम रोकथाम के उपाय बताएंगे, जटिलताएं और सारी चीजें बताएंगे तो निश्चित रूप से हम उनकी जान बचा सकते हैं। तो अंत में हमारा निष्कर्ष के रूप में यही बताना चाहेंगे किसान भाइयों को, सांप का काटना एक चिकित्सीय आपातकाल है और इसका जो त्वरित उपचार ही जीवन को बचा सकता है, और सामुदायिक जागरूकता की वजह से ही हम अपने किसान भाइयों को जान के जोखिम से हम लोग बचा सकते हैं। धन्यवाद। श्यामल राव जी, आपने आज हमारे किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से आपको हमारी राम राम। राम राम जी, राम राम। श्रोताओं, अभी आपने सुना मेहमान क्रम, और आइए अब हम जुड़ते हैं हमारी आज की चर्चा से। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे मक्का फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों और रोगों के बारे में। मक्का खरीफ की एक महत्वपूर्ण फसल है
और यदि इसकी समय पर देखभाल की जाए तो किसान अच्छी उपज के साथ बेहतर लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि कीट और रोगों की समय पर पहचान न हो तो मेहनत और लागत दोनों प्रभावित हो जाती है। इसलिए आज हम सरल भाषा में जानेंगे कि मक्का की फसल को कैसे सुरक्षित रखा जाए। बिल्कुल भैया, और सबसे पहले बात करते हैं कि मक्का के सब प्रमुख कीट कौन से हैं। तो हम पहले बात करेंगे कीट तना छेदक की। ये कीट अपनी सुंडी के माध्यम से पौधे की तने में प्रवेश करता है और भीतर ही भीतर पौधे को नुकसान पहुंचाता रहता है। इसका जो असर है सबसे पहले पौधे के बीच वाली पत्तियों पर देखने को मिलता है, जो सूखने लगती है। इसे मृत गोप की अवस्था कहा जाता है। इसकी अधिक प्रकोप होने पर पौधा कमज़ोर पड़ जाता है और भुट्टों का विकास भी ठीक से नहीं हो पाता। किसान भाइयों, तना छेदक से बचाव के लिए खेत का नियमित निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। प्रभावित पौधों को पहचान कर समय रहते नियंत्रण करना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित कीटनाशकों का ही निर्धारित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। और अब हम बात करते हैं सैनिक सुंडी कीट की। यह झुंड में हमला करती है और पत्तियों को तेजी से खाती है। यदि इसका समय पर नियंत्रण ना किया जाए तो कुछ ही दिनों में खेत का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हो सकता है। जैसे कि इसके लक्षण दिखाई दें, तुरंत आवश्यक कदम उठाने चाहिए। किसान भाइयों, पिछले कुछ वर्षों में फॉल आर्मीवर्म ने भी किसानों की चिंता बढ़ाई है। यह कीट बहुत ही तेजी से फैलता है। इसकी इल्लियाँ पहले पत्तियों को खुरसती हैं और बाद में पौधे के बीच वाली पत्तियों तथा भुट्टों तक पहुंचकर नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। जी हाँ, इसके निगरानी के लिए फॉर्मैन ट्रैप का उपयोग बहुत उपयोगी माना जाता है। साथ ही खेत में पक्षियों के बैठने के लिए खूंटियाँ लगाने से भी प्राकृतिक रूप से कीटों का नियंत्रण में सहायता मिलती है। प्रभावित पौधों को समय पर काटना और आवश्यकता पड़ने पर अनुशंसित दवाओं का छिड़काव करना भी ज़रूरी है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मक्का में लगने वाले प्रमुख रोगों की। सबसे पहले पत्ती झुलसा रोग। इस रोग में पत्तियों पर लंबे भूरे या धूसर रंग के धब्बे बनने लगते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे फैलकर पूरी पत्ती को प्रभावित कर देते हैं, जिससे पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है और उपज कम होने लगती है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम बात करेंगे तना सड़न रोग की। ये जो रोग है अधिक नमी और जल भराव की स्थिति में तेजी से फैलता है। रोगग्रस्त पौधों का जो तना है वो कमज़ोर होकर सड़ने लगता है। पौधे गिर जाते हैं, इसलिए खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है। इसके अलावा भूरा धारीदार झुलसा रोग भी मक्का में देखने को मिलता है। इसकी पत्तियों पर लंबी पीली और हल्के रंग की धारियाँ बनती हैं, जो बाद में भूरे रंग में बदल जाती हैं। समय पर नियंत्रण न होने पर यह रोग भी उत्पादन को प्रभावित करता है। किसान भाइयों, रतुआ रोग भी कई क्षेत्रों में समस्या बनता है। इससे पत्तियों पर छोटे छोटे नारंगी या भूरे रंग के उभरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे पूरा पौधा प्रभावित होने लगता है और दोनों का ही विकास रुक जाता है। रोगों से बचाव के लिए हमेशा प्रमाणित और स्वस्थ बीज का ही चयन करें। बुआई से पहले बीजोपचार करें और खेतों में जल भराव न होने दें और फसल चक्र अपनाएं। संक्रमित पौधे और फसल अवशेषों को खेत से हटाकर नष्ट करें। रोग दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार अनुशंसित फफूंदनाशकों का प्रयोग करें। किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किसान अपने खेत का नियमित निरीक्षण करते रहें। यदि किसी भी कीट या रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई दे तो तुरंत नियंत्रण करना आसान होता है। देर करने से नुकसान बढ़ जाता है और दवाओं पर खर्च अधिक आता है। बिल्कुल। और संतुलित पोषण, समय पर सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर मक्का की फसल को स्वस्थ रखा जा सकता है। इसके साथ ही कृषि विभाग द्वारा समय समय पर जारी सलाह का पालन भी किसानों के लिए लाभदायक रहता है। तो किसान भाइयों, ये तो थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें आज हमने मक्का फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त की। और आइए एक बार फिर जुड़ते हैं मनोरंजन से और आपको सुनवाते हैं ये गीत। बहन कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं
कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।